ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोदी कॉमर्स एकेडमी। आज का टॉपिक क्या? आज का टॉपिक डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। इकोनॉमिक्स सीखना है, समझना है, जानना है तो हमको डिमांड के बारे में पता होना चाहिए। डिमांड के बारे में पता होना चाहिए, सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट में किसी भी चीज़ का प्राइस घट बढ़ रहा है तो उससे चीज़ों पे क्या असर हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आज हम सीखेंगे कि भाई डिमांड क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका डिमांड पे असर होता है, डिमांड घटने या बढ़ने का रीज़न बनता है। दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तीसरा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होता है। सही बात कर रहा हूँ कि डिमांड होता क्या है, डिमांड किसको बोलते हैं, है ना। तो डिमांड किसको बोलते हैं समझिए। डिमांड का मतलब होता है विलिंगनेस टू बाय, मेरा इच्छा है खरीदने का, है ना। विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू बाय, इच्छा भी है और काबिल भी हूँ, कैपेबल भी हूँ, एबल भी हूँ, मतलब मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं खरीद सकता हूँ। तो पहला विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस से प्राइस, है ना। जिस प्राइस पे मुझे बोला जा रहा है उस प्राइस पे खरीदने को मैं तैयार हूँ। दिस इज कॉल्ड डिमांड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक समझते हैं एक गाड़ी है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे। ये एक गाड़ी है ना, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है। मेरा सैलरी 10,000 रुपये है, ठीक है। 10,000 रुपये का सैलरी है मेरा, और मुझे बोला गया कि सर ये गाड़ी खरीदिए। मैं बोला यस, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मेरा विलिंगनेस है, मेरा इच्छा है कि मैं ये गाड़ी खरीदूँ, है ना। तो 10,000 सैलरी पे 10 लाख की गाड़ी मैं नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि वो सारे पैसे मेरे घर के खर्चे में चले जाते हैं। तो ये सिर्फ मेरा क्या है, विलिंगनेस टू बाय। आई डोंट हैव एबिलिटी टू बाय, मेरे पास औकात नहीं है वो चीज़ खरीदने का। तो गाड़ी तो मैंने जो सोचा कि मुझे खरीदना है वो गाड़ी, तो वो मेरा क्या बन जाता है, डिज़ायर। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं डिज़ायर। जो आधा अधूरा जो डिमांड होता है उसको हम बोलते हैं डिज़ायर। अब आते हैं कि भाई विलिंगनेस टू बाय, उसमें जोड़ दो एबिलिटी टू बाय, है ना। ये सारी चीज़ों को अगर मैं जोड़ते चलता हूँ, विलिंगनेस टू बाय में जोड़ दो एबिलिटी टू बाय, और जितना प्राइस सामने वाला बोल रहा है और जो समय पे बोला, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 10 साल बाद मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, है ना। क्या आपने तुरंत डिसीजन लिया? नहीं लिया। तो एट अ गिवन टाइम एंड यहाँ प्लेस लिख गया, चलिए आपको तो टेंशन नहीं होगा, प्राइस एट अ गिवन टाइम एंड प्राइस। जो टाइम और जो प्राइस पे सामान बिक रहा है आपको उस पे खरीदने को रेडी हो। लेट्स सपोज मैं दुकान में गया, उसने बोला कि गाड़ी 10 लाख की है, मैंने बोला ठीक है, आई हैव विलिंगनेस टू बाई। दूसरा, मेरे पास पैसे भी हैं, चलिए मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, एबिलिटी टू बाई, तुरंत उसी प्राइस पे, है ना। दिस इज कॉल्ड डिमांड। मीनिंग में कैसे लिखेंगे, तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू, मतलब डिमांड, कोई भी कमोडिटी का डिमांड हो रहा है, कैसे बोल सकते हैं, टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोला, टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। मैं उतने क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को डिमांड मानूंगा जिसके लिए विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, जिसके लिए कंज्यूमर विलिंग भी है, खरीदना चाहता भी है, एंड एबल टू बाय एट अ गिवन टाइम एंड प्राइस, है ना। यही चीज तो है डिमांड। मैं उतने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को डिमांड मानूंगा जितने के लिए कंज्यूमर क्या क्या करने को तैयार है, विलिंगनेस है। पहला तो उसको इच्छा है कि वो खरीदना चाहता है, प्लस एबिलिटी भी है एट अ गिवन टाइम एंड प्राइस। ये है डिमांड का कॉन्सेप्ट, डिमांड का मीनिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब जब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसे डिटरमिनेंट्स है, कौन सी ऐसे चीजें हैं जिसके कारण डिमांड पे असर होता है, डिमांड घटता बढ़ता है ना। ओके सो बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है वो क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्या कमोडिटी के प्राइस से डिमांड पे कोई असर पड़ता है, कमोडिटी के प्राइस के कारण डिमांड में कोई असर होने वाला है? तो देखिए क्या लिखा है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इसको मार्क कीजिए। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी हम खरीदने जा रहे हैं, अगर उसका प्राइस घटा या बढ़ा तो उससे जस्ट हम उल्टा रिएक्ट करने वाले हैं, है ना। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इनवर्स रिलेशनशिप, हम उल्टा भागने वाले हैं। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए, देन डिमांड
डिक्रीजेज, उसका डिमांड हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज, अगर उसका प्राइस घटा दिया जाए तो हम क्या कर देंगे, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेज। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, ये मान के चलिए बासमती राइस है, ठीक है, ये बासमती राइस है। अभी तक हमको 100 रुपये का मिल रहा था, है ना, 100 रुपये का मिल रहा था। हम अपना बराबर क्वांटिटी जितना होना चाहिए हम उतना कंजम्पशन कर रहे थे, ठीक है। अब आपके सामने एक कंडीशन लाता हूँ। एज अ नॉर्मल कंज्यूमर आप सोचिएगा कि भाई 100 रुपये का सामान अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर दूँ और इसका प्राइस 100 रुपये से मैं 200 पे लेके चला जाऊँ, तो बताइए आपका डिमांड क्या होगा, आपका कंजम्पशन बढ़ाओगे या घटाओगे? जाहिर सी बात है हर बच्चे के दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, उसका डिमांड डिक्रीज कर देंगे। और इसके जस्ट उल्टा होगा, अगर प्राइस 100 रुपये से अगर 50 रुपये पे ला दूँ, है ना, 50 रुपये पे ला दूँ, तो आप उसका डिमांड क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। नॉर्मल कंज्यूमर का बिहेवियर है, प्राइस बढ़ाओ डिमांड घटेगा, प्राइस घटाओ डिमांड बढ़ेगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरे डिटरमिनेंट्स की मैं बात करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्या रिलेटेड गुड्स के भी प्राइस का डिमांड पे मेरे इफेक्ट पड़ेगा? किसी दूसरे के प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो मेरे डिमांड पे उससे क्या असर होने वाला है ना। तो वो चीज़ हम सीखेंगे। देखिए सीखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स पहले तो ये समझिए कि दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों गुड्स का पहले मतलब आप जान लो। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है भाई? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स शॉर्ट में लिखता हूं, दैट गुड्स विच कैन बी यूज्ड at the place of each other, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल बोल दो सर। तो एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ टी कॉफी, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, है ना। कुछ एनर्जी ड्रिंक में लेते हैं तो कोक हो गया, पेप्सी, कोक, पेप्सी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? लेकिन उससे पहले समझते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और उसका क्या असर होने वाला है ना। समझिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसके बदले में मैं दूसरे गुड्स को कंज्यूम कर सकता हूं, अगर उसमें मुझे दूसरे के गुड्स में अगर कोई चेंजेस दिख रहे हैं तो। लेट्स सपोज मैं पेप्सी पी रहा हूं और इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है? कोक, ठीक है। पेप्सी के प्राइस हाइक हो गए, मतलब बढ़ गए। पेप्सी के प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड, मैं किसका प्रोडक्शन कर रहा था? मैं किसको कंज्यूम कर रहा था? कोक को। मतलब मैं कोक के डिमांड पे फोकस करूंगा और मेरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन है? पेप्सी। अगर पेप्सी का प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका डायरेक्टली असर मेरे जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड पे देखने को मिलेगा। कैसे? तो पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी का कंज्यूमर शिफ्ट होके मेरे पास आएगा, और अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा क्या बढ़ जाएगा? डिमांड। बात समझ में आ रही है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ना मतलब हमारे गुड्स का डिमांड बढ़ना। अगर पेप्सी ने अपना प्राइस घटा दिया तो हमारे कंज्यूमर शिफ्ट वहां होना शुरू हो जाएंगे, तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? हमारा डिमांड जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कौन से केस में? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज होगा, मतलब सामने वाले बंदे ने दाम बढ़ा दिया तो उसके कस्टमर मेरे पास, मेरा डिमांड बढ़ गया। और सामने वाले प्राइस, मतलब सामने वाला जो बंदा है वो बेचने वाला, उसने क्या किया? प्राइस घटा दिया, तो मेरा कस्टमर उसके पास। बताइए डिमांड में कैसे चेंजेस आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग और उसके चीज़ों को समझ लिया आपने। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है सर? जो एक साथ यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड together,
एक साथ यूज किया जा सकता है उसको, अलग अलग नहीं, है ना। एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन एंड सिम, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार एंड पेट्रोल, ये सारे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब ऐसे गुड्स जिसका हम एक साथ ही यूज लेते हैं। पेट्रोल लेके हम घूम रहे हैं, पॉसिबल नहीं है ना, सिर्फ कार जा रही है पेट्रोल नहीं है ना, सिर्फ पेट्रोल जा रही है कार नहीं है, मोबाइल है तो सिम नहीं है, सिम है तो मोबाइल नहीं है, तो इस तरीके से काम नहीं होगा। हम सिर्फ सिम उठा के बोले हेलो, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब वो होता है ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, एक साथ यूज में आने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस में चेंजेस आने के कारण मेरे गुड्स में प्राइस चेंज आ सकते हैं? लेट्स सपोज मैं कार बेचता हूं, है ना, मैं कार बेचता हूं और सामने जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो क्या है सर, पेट्रोल, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या चेंजेस आया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब पेट्रोल में क्या चेंज आया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर मैं क्या ये चीज कर सकता हूं कि कार का डिमांड में डिक्रीज कर दूं? बिल्कुल करूंगा भाई। चेंजेस पेट्रोल में आया, पेट्रोल के प्राइस में बदलाव आया, डिमांड किसके चेंज हो गए, कार के। अभी अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज कर दूं, पेट्रोल का जो है इसका प्राइस क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो आपको दिखेगा कि कार के डिमांड्स बढ़ते हुए चले जाएंगे। रीजन क्या बन रहा है सर, उधर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड किस में आ रहा है, यहाँ पे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये था हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के फैक्टर्स में डिस्कस कर रहा हूं। ओके सर, अगला जो फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, देखिए ना लिखा है इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर के इनकम में चेंज आने से सर डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट में चेंज आ सकता है क्या? तो हम समझते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पहले आपका सैलरी 50,000 रुपया था, ठीक है, 50,000 रुपये आप कोई बिजनेस कर रहे थे या कोई काम कर रहे थे जिससे आपको 50,000 के अर्निंग्स हो रहे थे। तो 50,000 के अर्निंग्स में आप बहुत सारे सामान खरीदते थे, आपके घर पे वॉशिंग मशीन था, आपके घर पे एसी चल रहे थे, आपके मतलब खाने पीने का बिहेवियर एक अलग था। बट अचानक से ऐसा हुआ कि सर आपकी नौकरी चली गई या किसी कारणवश आपको कहीं और काम करना पड़ रहा है, आपकी कंपनी बंद हो गई, तो आपका सैलरी 50,000 से घट के 20,000 आ गया। तो अब आप बताइए, क्या आपके घर में एसी चलेंगे? क्या आपके घर में वॉशिंग मशीन वगैरह चीज़ें यूज़ कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। जैसा इनकम भागेगा, लेट्स सपोज इनकम इंक्रीज हो रहा है तो साथ साथ में वो बंदा क्या कर देता है, डिमांड भी इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रहा है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। उसका जो कंजम्पशन है बढ़ा देता है, इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी वो क्या करता है, बढ़ा देता है। इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस, डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, एंड इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी फॉल्स। इनकम घटेगा। वही चीज तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 50,000 से अगर आपका 2 लाख रुपए इनकम हो जाए, बताइए डिमांड्स बढ़ाना शुरू कर देंगे ना, बहुत सारे सामान आप खरीदना शुरू कर देंगे। इनकम बढ़ेगा, चीजों का डिमांड बढ़ाएगा। इनकम घटेगा, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। आई होप ये टॉपिक क्लियर है आपको। अगले फैक्टर पे चलते हैं। आगे जो लिखा है सर कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ये भी एक रीजन बनता है कि भाई डिमांड में चेंजेस आएंगे। कैसे? जब मैं बच्चा था तो मुझे पसंद आता था भाई, मैं चॉकलेट का डिमांड बहुत करता था, बिस्किट का डिमांड बहुत करता था। अब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे को नॉवेल्स पसंद आने लगे, है ना, मेरे को अलग अलग चीज़ों का, जैसे एज बढ़ता है तो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते हैं। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आना मतलब साथ साथ में किस चीज़ में चेंज आता है, डिमांड में। जैसे मैं बूढ़ा हुआ तो बूढ़ा होने पे क्या क्या चीज़ों का हम डिमांड करते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स, मुझे भगवद गीता चाहिए पढ़ने के लिए, मुझे रामायण की किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, है ना। तो
मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मेरे एज के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर अफेक्ट डिमांड, है ना, कैसे? तो चिल्ड्रन कैन डिमांड फॉर चॉकलेट, बिस्किट, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा। अगर एक बच्चा है तो उसके ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो ये सारी चीजों का डिमांड करेगा, है ना। उसके बाद बोला यूथ कैन डिमांड फॉर नॉवेल्स, मोबाइल फोन्स, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा, है ना, बाइक्स, मोटरसाइकिल, ये एक्सेट्रा। देन ओल्ड एज पीपल कैन डिमांड फॉर स्पिरिचुअल बुक्स, है ना, मेडिसिन, है ना। एज के साथ हमारे को जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट हो, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अफेक्ट्स डिमांड। और कैसे अफेक्ट्स डिमांड, ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? फ्यूचर प्राइस। क्या फ्यूचर प्राइस भी इफेक्ट करता है सर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड पे? लेकिन देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर पहले एग्जांपल समझ लेते हैं ना, फिर उसके बाद बात करते हैं। आज आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि लोग गोल्ड को खरीदते जा रहे हैं, जब भी उनके पास मौका मिलता है गोल्ड को खरीद लेते हैं। क्या रीज़न है इतना अभी डिमांड बढ़ने का? तो रीज़न सबसे एकदम क्लियर रीज़न है, इकोनॉमिक्स एक रीज़न है। इकोनॉमिक्स रीज़न कैसे बनता है सर? तो भाई उनको पता है कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, टाइम टू टाइम इंक्रीज ही होने वाला है। इस कारण से लोगों ने क्या किया है, गोल्ड का डिमांड अभी बढ़ा दिया है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक नया मोबाइल फ़ोन आया मार्केट में, ठीक है, एक नया मोबाइल फ़ोन आया मार्केट में, वो आप खरीदना चाहते हो। अब मैं आपको आके बोला कि भाई एक महीना रुक जा, ये जो अभी तुमको 60,000 में पड़ रहा है, इसका फ्यूचर प्राइस 50,000 है, एक महीने बाद तेरे को 50,000 में मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? अभी डिमांड बढ़ाओगे या घटाओगे? जाहिर सी बात है रिड्यूस करोगे। भाई लोग रोक देंगे खरीदना, बोलेंगे एक महीना वेट करके हम फ्यूचर में खरीद लेंगे। तो जिसका भी प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो अभी हम डिमांड बढ़ाएंगे। फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो अभी का हमारा डिमांड हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सोचते हैं जल्दी से सस्ते में खरीद लेते हैं अपन, है ना, फ्यूचर का वेट नहीं करते, ठीक है। और अगर मेरे को सामने ये कंडीशन आ गया कि फ्यूचर में अगले महीने ये जो मोबाइल आज 50,000 का मिल रहा है, अगले महीने 60,000 का होने वाला है, मैं अभी खरीद लूंगा ना भाई? बताइए डिमांड इंक्रीज किया कि नहीं? तो फ्यूचर प्राइस बढ़ा तो हम क्या करते हैं, डिमांड अभी ही इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि बाद में तो जाके दाम बढ़ने वाला है। और फ्यूचर प्राइस अगर घटने वाला है तो हम अभी डिमांड नहीं करते, हम डिमांड अपना डिक्रीज कर देते हैं और फ्यूचर में जाके खरीद लेंगे। तो ये है फ्यूचर प्राइस का अफेक्ट। देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस अफेक्ट द करंट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। कैसे? तो इफ द फ्यूचर प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी विल राइज, द डिमांड इंक्रीज। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो मेरे को अभी डिमांड बढ़ाना पड़ेगा, बाद में महंगा हो जाएगा ना। इफ द फ्यूचर प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी विल फॉल, फ्यूचर में जाके गिरने वाला है तो मैं अभी नहीं खरीदूंगा, बाद में जाके खरीदूंगा, वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, है ना। ये था फ्यूचर प्राइस। फैक्ट वीडियो लंबा है ना, वीडियो लंबा है, लेकिन चीज़ों को कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करते चलेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसी तरीके से हम लॉ ऑफ डिमांड भी सीखने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।